क्योंकि मेरी माँ ने मेरे कान भर दिए थे, इसलिए मैंने न सिर्फ उस लड़की को ठुकरा दिया जो मुझसे चुपके चुपके प्यार करती थी, बल्कि मैंने खुद उसे अपने भाई के हवाले कर दिया और उससे कह दिया कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम और मेरा भाई ही एक दूसरे के लिए ज्यादा सही हो। पर बाद में उसकी मौत के बाद जब मैंने उसका सामान देखा, तब जाकर मुझे उसकी डायरी मिली जो सिर्फ मेरे नाम से भरी हुई थी। तब जाकर मुझे असली सच समझ आया। मैं वो पछतावा अपनी मौत के दिन तक झेलता रहा। मैं कहाँ हूँ माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए वो बस मेरी होनी चाहिए। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे भाई से कहकर सब ठीक करवा दूंगी। मैं सच में पुनर्जन्म लेकर वापस आ गया हूँ, और मैं ठीक उसी दिन वापस आया हूँ जब मैंने जेड को ठुकराया था। शुक्र है भगवान का, अभी भी सब कुछ ठीक करने का वक्त है। माँ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। अच्छा होगा अगर अगले कुछ दिनों में ही सब तय हो जाए। ठीक है, मैं आज ही तेरे भाई को भेजती हूँ। अगर बात नहीं बनी तो तू खुद अपने भाई की जगह शादी के मंडप में बैठ जाना। लानत है तुम लोगों पर, ये क्या पागलपन है। तुम दोनों खुद सुन रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। दिमाग ठिकाने पर है तुम लोगों का। चिल्ला क्यों रहे हो? अगर तुम्हारा भाई डर गया तो? और वैसे भी हम सिर्फ एक लड़की को छोड़ने के लिए ही तो कह रहे हैं। चैट तुम्हारा भाई है। कोई बात नहीं माँ, एक बार भाई जेड को मुझे सौंप दे, मैं उसे बहुत अच्छे से रखूंगा। मैं 2 साल में उससे 3 बच्चे पैदा करवाऊंगा। भाड़ में जाओ तुम सब। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें लगता है कि तुम जैसे इंसान के लायक है जेड? कमीने, अभी क्या कहा तूने? तू हमसे बगावत करने की कोशिश कर रहा है। ये मत सोचना कि मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे दोबारा धक्का मत देना, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। सैम, देखो तुम्हारा बेटा कैसे बगावत कर रहा है। अब तो ये मुझे गाली देने पर उतर आया है। कौन जाने आगे चलकर ये हम दोनों के साथ कैसा सलूक करेगा। कमीने, तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ खुद देख नहीं सकते? मेरे पास तुम लोगों से बहस करने का समय नहीं है। जेड, मेरा इंतजार करना। वो भारी अतीत मुझ पर इस कदर हावी है कि मुझसे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। जेड, अगर वो अब आ भी जाए तो क्या फायदा? क्या सच में उसे उसके भाई से ही शादी करनी पड़ेगी? तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शायद तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। मैं तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। जेड, मुझे एक और मौका दो। चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम मिलकर उनका सामना करेंगे, ठीक है? क्या तुम सच में ये सब दिल से कह रहे हो? तो फिर तुम्हारे माता पिता का क्या? हम परिवार से अलग हो रहे हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब से सिर्फ हम दोनों अपनी जिंदगी खुद जिएंगे। चलो मैं तुम्हें अभी घर ले चलता हूँ। मुखिया जी, आपको हमारे परिवार के लिए इंसाफ करना होगा। वो जालिम जानवर, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने अपने ही माँ बाप पर हाथ उठा दिया। वो पक्का इस वक्त उस बेशरम औरत के साथ कहीं भागा हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल सही, उसे सबक सिखाना ही होगा। जेड मेरी पत्नी है। चेन परिवार में ये सब क्या चल रहा है? आमतौर पर 9 तो हमेशा एक शरीफ लड़का रहा है। वो अचानक अपने ही माँ बाप को कैसे पीट सकता है? अच्छा, अब चिल्लाना बंद करो। क्या तुम लोगों ने पहले ही सबका काफी तमाशा नहीं बना दिया है? मुखिया जी, क्या आपको ये छोटी बात लगती है? जरा हमारी हालत तो देखिए। सुना है तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे और तुम सब ने इन लोगों को भी यहाँ इकट्ठा कर लिया। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं सही हूँ। ये कमीना सच में उस औरत के साथ भाग गया। इसने चेन परिवार का नाम सिर्फ डुबोया है। आईवी, क्या मैंने अभी साफ साफ नहीं कहा था? अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। कमीने, तेरा बाप अभी मरा नहीं है। अपनी माँ से बात करने का यही तरीका है तेरा? जब से मेरी सगी माँ गुजरी है, आपने आईवी और उसके बच्चों को लाड प्यार देने के अलावा कुछ नहीं किया। जब मेरी छोटी बहनें रात रात भर भूख से तड़पती थीं, तब आप कहाँ थे? और अब आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की? माँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। जेड मेरी पत्नी है, मुझे उसके सिवा और कोई नहीं चाहिए। अरे, तू जो भी कहे, मैं फिर भी तेरी माँ हूँ। ये तेरा भाई है, उसे अपनी छोड़ी हुई चीज देने में इतनी क्या बड़ी बात है? मेरा तुम्हारे जैसा कोई परिवार नहीं है। अगर मेरी पत्नी को छीनने का सोच रहे हो तो ये सपना देखना छोड़ दो। एहसान फरामोश बेटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? इस थप्पड़ ने हमारे बीच का जो भी रिश्ता बचा था उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया है। आज से मैं इस परिवार से अलग हो रहा हूँ। क्या? बिल्कुल नहीं। वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इस परिवार को टूटने दें। ये तो बस छोटा मोटा घरेलू झगड़ा है। भला परिवार में ऐसी कौन सी बात है जो बैठकर सुलझाई न जा सके? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आईवी तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती। मुझे जाते हुए नहीं देख सकती तो फिर आगे तुम्हें ऐसी और भी चीजें झेलनी पड़ेंगी। सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही नहीं जा रहे हैं, मेरी छोटी बहनें रोज और लिली भी मेरे साथ आ रही हैं। क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। वो दोनों निकम्मी लड़कियां अभी हमारे काम आ सकती हैं। अगर वो 9 के साथ चली गईं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे बुद्धू, कुछ बोलो ना। चलो, ये बात मैं ही बोल देता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर जेड मेरे भाई चैट से शादी नहीं करेगी तो तुम मेरी छोटी बहन की शादी पास के गांव के किसी बूढ़े कुंवारे से करवा दोगी और फिर उससे जो दहेज का पैसा मिलेगा उससे अपने बेटे के लिए बहू खरीद कर लाओगी। आईवी, तुम्हारी एक पलक भी झपकती है ना तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि तुम क्या खिचड़ी पका रही हो। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ठीक है,
तो फिर इस बात का फैसला गांव के मुहाने पर समुद्र देवी के मंदिर के सामने करते हैं। वहीं देख लेंगे कि जो मैंने कहा वो तुम्हारे दिल में है या नहीं। ठीक है, अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका है। सैम 9 अब बड़ा हो गया है और अब जब उसकी शादी हो गई है तो उसका अपने पैरों पर खड़े होकर अलग हो जाना ही सही है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। अगर वो एहसान फरामोश लड़का जाना चाहता है तो उसे जाने दो। और सुनो 9, आज से सैम के परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब से हम हमेशा के लिए अपने अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। इसके अलावा 1 महीने में जेड और मैं अपनी शादी की दावत रखेंगे और सबको बुलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब आकर हमें अपनी दुआएं देंगे। ठीक है, फिर ये मामला यहीं खत्म होता है। अब सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। जेड, ये जगह थोड़ी सी टूटी फूटी है, पर अभी के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। बस मुझे कुछ दिनों का समय दो। क्या ये पहले से ही काफी अच्छी नहीं है? जब तक हम साथ हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं। जरा रुको, देखने दो यहाँ कौन आया है। अरे रोज, लिली, 9। हाँ, मैंने कहा था ना, मुझे पता था कि 9 यहीं होगा। आओ, अंदर आओ। रोज, लिली, तुम दोनों तो जानती ही हो कि अभी घर के क्या हालात हैं। अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो यहीं रुको। तुम दोनों जेड के साथ पूरब वाले कमरे में रह सकती हो और मैं पश्चिम वाले कमरे में रहूंगा। 9, जब तक तुम हमें अपने साथ रखोगे हम हर हाल में तुम्हारे साथ रहेंगे। बिल्कुल सही, हम उस घर में कभी वापस नहीं जाने वाले। बहुत अच्छे, अब से तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जरा मेरे साथ आओ, 1 सेकंड के लिए बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 9, बस बोल दो, जो भी बात हो। अगर वो मेरे बस में है तो मैं पूरी जान लगा दूंगा। क्या तुम्हारे परिवार के पास वो? अरे, क्या तुम उसे बाहर निकाल सकते हो? मैं इसे तुमसे किराए पर ले लूंगा। चलो भी 9, ये तो सीधे सीधे मेरी बेइज्जती है। किराए का क्या मतलब? तुम सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम इसे चुरा रहे हो? और वैसे भी समुद्र की लहरें अभी बहुत तेज हैं, बाहर जाना काफी खतरनाक है। अरे, ये तो कुछ भी नहीं है। तूफान जितना बड़ा होगा मछलियां उतनी ही महंगी बिकेंगी। ठीक है, चलो मैं जाकर अपने बूढ़े बाप को समझाता हूँ। अब जब मुझे जिंदगी का ये दूसरा मौका मिला है तो वापस खेतीबाड़ी करना इस मौके की पूरी बर्बादी होगी। मुझे नहीं पता कि बक नाव में चढ़ पाया या नहीं। अभी के लिए मुझे बस इस दलदली किनारे पर ही हाथ पैर मारने होंगे। ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो मड क्रैब है और इसका वजन कम से कम 2 पाउंड से ज्यादा होगा। मुझे मत बताना कि ये सारे के सारे मड क्रैब ही हैं। लगता है मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। हाँ, इन्हें ढूंढना भी नहीं पड़ रहा। ये तो गजब का एहसास है। जब तक दिन का थोड़ा वक्त बचा है मैं इन्हें बेच देता हूँ और कुछ जरूरी सामान खरीद लेता हूँ। पता नहीं बक अपनी तरफ क्या कर रहा होगा। अगर हम सच में समुद्र में निकल पाए तो कमाई और भी बड़ी हो सकती है। सेक्रेटरी ग्रे, आप सच में मुझे बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं। जब लहरें इतनी तेज हैं तो मैं इस वक्त ताज़ा सी फूड कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? रीड, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिस पद पर हो उस पर 1 या 2 नहीं बल्कि कई लोगों की नजरें टिकी हैं। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो मैं ऊपर जाकर क्या जवाब दूंगा? ठीक है सेक्रेटरी ग्रे, मुझे कुछ रास्ता निकालने दीजिए। अरे, कौन है वहाँ? बॉस, बाहर एक जवान लड़का आया है। वो कह रहा है कि वो हमें माल सप्लाई करना चाहता है। मैं उसे अपने साथ ही अंदर ले आया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो मुझे परेशान मत किया करो? ठीक है, उसे अंदर आने दो। नमस्ते सर, मेरे पास कुछ मड क्रैब्स और एबलोन है। मैं सोच रहा था कि क्या आपकी दुकान इन्हें लेगी? नौजवान, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? मेरा नाम नेट है, नेट चेन। आप मुझे 9 कह सकते हैं। 9, अरे तुमने तो आज मुझे बचा लिया। अब से अपना सारा सी फूड सीधे मेरे पास ही लाना। चिंता मत कीजिए रीड, जब भी मुझे कुछ अच्छा मिलेगा सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। मुझे 20 पाउंड चावल दे दो, 10 पाउंड वो सुअर का मांस भी काट दो और मैं वो पुरानी मुर्गी भी ले लूंगा। अरे वाह, क्या ये 9 नहीं है? तुम्हें ये मांस और मुर्गी कहाँ से मिली? 9, तुम्हें ये सब खाना कहाँ से मिला? इसे अभी मेरे हवाले करो, मैं इसे मम्मी पापा के लिए घर ले जा रहा हूँ। तुम तो वो इंसान हो जिसके पास हमेशा हर चीज की कमी रहती है और अब जब हम परिवार से अलग हो गए हैं तब भी तुम्हें इसमें से हिस्सा चाहिए। 9, क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम कम से कम 3 पाउंड मांस तो आज यहीं छोड़ दो और वो मुर्गी भी यहीं रख दो। चैड, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सीधा रहा हूँ? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। 9, तुम बस रास्ता देखो, देर सवेर मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जेड और मेरी बहनें सब बहुत कमजोर हैं। आज रात मैं ये पक्का करूंगा कि उन्हें एक अच्छा खाना मिले। जेड, क्या तुम्हें वो खुशबू आ रही है? ये इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? हाँ, मुझे भी आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे घर से ही आ रही है। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर वापस आई हो। जाओ हाथ मुंह धो लो और खाना खाओ। 9, तुमने क्या बनाया है? इसकी खुशबू तो गजब की है। मैंने मड क्रैब बंस, मांस और चिकन का सूप बनाया है। अजी सुनते हो, ये सब कहाँ से आया? मैं आज दलदली किनारे पर गया था, कुछ शिकार मैंने हमारे लिए रख लिया और बाकी का बेच दिया। उसमें से $50 से ज्यादा बच गए हैं। इन्हें मेरे लिए संभाल कर रख लो। क्या $50 से भी ज्यादा? अजी ठीक है, चलो थोड़ी देर में इसे गर्मा गर्म ही खा लेते हैं। आज रात मुझे समुद्र में सब कुछ चेक करने के लिए बक से मिलना है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन्हें इस जिंदगी में फिर कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। 9, जल्दी करो जल्दी, मुझे नाव की चाबी मिल गई है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो जैसे कोई चोर लुक छिप कर घूमता है?
अरे नाइन, इस बारे में मत पूछो, मैं बड़ी मुश्किल से अपने पापा को इसके लिए मना पाया हूँ। बस अब चलते हैं। नाइन, जैसे ही हम नाव पर चढ़े तुम बस पानी को घूरे जा रहे हो। यहाँ बाहर घना अंधेरा है, देखने के लिए आखिर है ही क्या। बात करना बंद करो, लहरों पर नजर रखो और मुझे परेशान मत करो। बक, यहाँ रुको, ये वही जगह लग रही है। बक, जाल में चारा डालने के लिए तैयार हो जाओ। चलो भी नाइन, यहाँ पूरा अंधेरा है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? इस वक्त चारा डालना सिर्फ बर्बादी नहीं है। बस मुझ पर भरोसा रखो, जैसा मैं करता हूँ वैसा करो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। नाइन, मेरे लिए रुको। बक, ध्यान से करना, मछलियों के झुंड को डराना मत। चिंता मत करो नाइन, मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ। हाँ नाइन, नाइन देखो, हमारे हाथ कुछ लगा है, जल्दी मत करो, जाल को धीरे धीरे नीचे ले जाओ। जब तक मैं तुम्हें इसे खींचने के लिए न कहूँ तब तक इंतजार करना, समझ गया? अरे नाइन, इस बार तो हमारी लॉटरी लग गई है। ये आसानी से 1000 से ऊपर का माल होगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस चक्कर में इतना बड़ा हाथ लगेगा। येलो क्रोकर आमतौर पर $1.5 पाउंड बिकती है और इतने सारे माल के साथ कीमत शायद और भी ऊपर जा सकती है। आराम से, पहले इसे अंदर खींचो, ध्यान रहे कि जाल फट न जाए। नाइन, तुम तो कमाल हो, तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ नीचे इतनी सारी येलो क्रोकर होंगी? इसे तजुर्बा कहते हैं। हाँ नाइन, तुम तो सच में दीवाने हो। बक, पाल को संभालो, एक बड़ी लहर आ रही है। सत्यानाश हो, क्या समुद्र जानबूझकर हमारे साथ खेल खेल रहा है? बक, तुम पीछे की तरफ रहो, सब कुछ वहीं खिसका दो, मैं पाल को संभालता हूँ। नाइन, अगर हमने पाल को नीचे नहीं किया और वो टूट गया तो हम वापस कभी नहीं जा पाएंगे। सब ठीक है, मुझ पर भरोसा रखो, ये आ रही है, कसकर पकड़े रहना। नाइन, खुशकिस्मती से हमारी किस्मत ही खराब निकली। नजर लगाने का क्या तरीका है? मुझे एक लॉलीपॉप दो। नाइन, ये तो सब टूट गया है। 6, अगर मैंने कभी खराब किस्मत देखी है तो वो यही है। बक, जाल फेंकने के लिए तैयार हो जाओ, ये असली शिकार है। क्या तुम वहां बस खड़े क्यों हो? जाल फेंको, इस बार हम ट्रॉल तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे का कुंडा ढीला करो और फिर पीछे वाले को कस दो। बक, जाल को अंदर खींचो। नाइन, हमारे हाथ लग गया, ये मिल गया। ये बहुत भारी है, बहुत भारी है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये कौन सी चीज है? हमारी तो सच में बम्पर लॉटरी लग गई है। क्या ये आखिर कौन सी बला है? जायंट ग्रुपर। हा, ऐसी मछली तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हाथ लगती है। अगर उस आखिरी लहर ने इन्हें बेहोश ना किया होता तो हमारी इस छोटी सी लकड़ी की नाव की मजाल नहीं थी कि इन्हें अंदर खींच पाती। ठीक है बक, वहां बस खड़े मत रहो, चलो इन्हें ऊपर डेक पर लाते हैं। समझ गया। अरे, ये वाली तो होश में आ रही है, पहले बस इसे ऊपर खींच लो, बाकी की चिंता बाद में करेंगे। हाँ, इस बार तो सच में हमारे पास पैसों की बरसात होने वाली है। चलो बक, अब वापस चलते हैं। समझ गया। हाँ, अरे भाई, यहाँ कम से कम 1000 पाउंड से ज्यादा येलो क्रोकर होंगी, यकीन ही नहीं हो रहा। पहले एक सिगरेट सुलगते हैं। ओ भाई, देखो यहाँ 2 जायंट ग्रुपर भी हैं। अरे तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? लो, मैंने पहले तुम्हारी एक सिगरेट चुरा ली थी, अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। $230 पाउंड लेना है तो लो, वरना रहने दो। डन, मैं इसे ले रहा हूँ और बाकी तुम लोगों से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये 2 जायंट ग्रुपर तुम में से किसी के बस की बात नहीं है। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। नाइन तो अमीर हो गया, चुप रहो, ज्यादा ढिंढोरा मत पीटो। जाओ, हमारे लिए एक ट्रक लेकर आओ, मुझे इन दोनों ग्रुपर मछलियों को शहर ले जाना है। नाइन, यही मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आता हूँ। रात के इस वक्त कौन हो सकता है? नाइन, इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे आए? रीड, इस बार हमारे हाथ 2 बहुत बड़ी मछलियां लगी हैं, सोचा तुम्हें एक नजर दिखा दूं। ओ भाई, जायंट ग्रुपर। नाइन, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रीड, इस चीज के लिए तो मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ, तो क्या कीमत है? बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। $7 पाउंड, इन्हें सीधे तराजू पर रखो। हाँ, चलो अभी के लिए कहीं सोने की जगह ढूंढते हैं। कल सुबह सबसे पहले मुझे हमारे लिए एक मोटर वाली मछली पकड़ने की नाव लेनी है। तुमने क्या कहा? आज मैंने नाइन को घर की तरफ सुअर का मांस ले जाते हुए देखा था। हाँ माँ, बिल्कुल सही, मैं उससे थोड़ा सा मांगने गया था और उसने इसके लिए मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। मैं तो हर एक दिन सिर्फ बासी बंस और मक्के के भुट्टे खा रहा हूँ, तो फिर उस नाइन को परिवार से अलग होते ही मांस की दावत उड़ाने को क्यों मिल रहा है? सैम, तुम सुन रहे हो ना? तुम उसके बाप हो, उसके पास इतनी अच्छी चीजें हैं और उसने तुम्हें पूछा तक नहीं। उसे ये सब हमारे हवाले करना होगा। रही बात इसकी कि वो अपने पास कितना रख सकता है, ये हम तय करेंगे, समझे तुम? मुझे नहीं पता, मुझसे इस बारे में मत पूछो। मैं अब उस एहसान फरामोश बेटे को और काबू नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मानो या ना मानो, ये होकर रहेगा। कल सुबह सबसे पहले मैं वहां जाकर तमाशा खड़ा करने वाली हूँ। Z9 कल रात घर नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ होगा? ऐसा नहीं हो सकता। क्या बक वापस नहीं आया? अगर कुछ गड़बड़ होती तो वो हमें बता देता। ठीक है Z, जरा वहां देखो। वो माँ, देखो, वो निकम्मी लड़कियां यहीं पर हैं और नाइन आसपास कहीं नहीं है। हमारे पास अपना हक वापस लेने का यही सही मौका है। हाँ, इधर आओ तुम दोनों निकम्मी लड़कियों। कहाँ है वो मांस जो नाइन कल घर लाया था? उसे अभी हमारे हवाले करो। आईवी को इस बारे में कैसे पता चला? तुम क्या बकवास कर रही हो? यहाँ कोई सुअर का मांस नहीं है। माँ,
इनकी झूठ पर भरोसा मत करो। मैंने कल अपनी आंखों से देखा था कि नाइन घर की तरफ मांस ले जा रहा था। ओह, तो तुम अभी भी मुझसे सच नहीं बोलोगी? लगता है मुझे तुम दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आइवी, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। सब कुछ नाइन का है, उसने इसे खुद कमाया है। तुम्हारा क्या हक बनता है यहाँ आकर इसे छीनने का? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुमने नाइन से शादी की है, जिससे तुम चेन परिवार की बहू बनती हो, और उस नाते मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुमने आज इसे मेरे हवाले नहीं किया तो तुम देखोगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बहुत हुआ आइवी, मैंने पहले ही तुम्हारी बहुत सारी बकवास बर्दाश्त की है, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तमाशा करने आ गई। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? अंकल ग्रांट, आप बस जेड की बातों में नहीं आ सकते। वो कह रही है कि नाइन ने इसे कमाया है, जाहिर है वो तो यही कहेगी ना। आजकल सुअर का मांस कितना महंगा है, नाइन भला इसे खरीदने की हैसियत कब से रखने लगा? कैरन, तुम लोगों को कम समझने की जुर्रत मत करो। वो पैसे नाइन ने दलदली किनारे पर मेहनत करके कमाए थे, और उसी से उसने हमारे लिए ये खरीदा था। ओह, तो अब तुम्हारी जुबान भी चलने लगी है। ये सब कुछ हम सबका है, इसे अभी हमारे हवाले करो। सब लोग देखो जरा, जेड की सोच में ही खोट है, उसे उसकी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है। कैरन बिल्कुल सही कह रही है, इसके दिमाग में पक्का कोई खराबी है, हमें इसे पकड़ना होगा। अच्छा, तो आइवी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसकी मजाल है जो मुझे गाली दे? नाइन, ये लोग सबको डरा धमका रहे हैं, और इन्होंने जेड के साथ भी बदतमीजी की है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस वहीं रुको तुम सब। आहा, कल मैं थोड़ा मसरूफ था तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। लगता है आज तुम खुद ही मुझसे पिटने चली आई हो। नहीं नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो तुम्हें मारूंगा कैसे? चैड चैड, नाइन, तुम तो राक्षस हो। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। खून हो गया, कोई इसे रोकेगा नहीं क्या? तुम्हें लोगों को गालियां देना बहुत पसंद है ना? हूँ, अरे भगवान, खून हो गया। मैं तुम्हें एक बात बता दूं आइवी, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या क्या काले कारनामे किए हैं। इस बार मैं ये पक्का करूंगा कि तुम इसे जिंदगी भर याद रखो। क्या? नाइन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नाइन, अपना आपा मत खो, अपनी बहनों के बारे में सोचो। हे भगवान, बेटा अपनी ही माँ को जान से मार रहा है। ठीक है, बहुत हुआ। क्या तुमने पहले ही कम तमाशा खड़ा किया था? यहाँ साफ तौर पर तुम्हारी ही गलती है। सब लोग अब अपने अपने घर जाओ, बात यहीं खत्म करो। शुक्रिया ग्रांट। जेड, बहनों, चलो घर चलें। अजी, आप अभी बहुत खौफनाक लग रहे थे, उस बारे में सोचकर भी मुझे अभी तक डर लग रहा है। जेड, अगर तुम खुद के लिए खड़ी नहीं होगी तो लोग तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाते रहेंगे। अगर मैं उसे एक ही बार में उसकी औकात नहीं दिखाता तो कौन जाने अगली बार वो क्या चाल चलती। लेकिन गांव में सब जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा पेचीदा है। मैं जेड, तुम उस बात की चिंता मत करो। तुम किस परिवार में पैदा हुई हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मेरे अपने परिवार का जो रायता फैला हुआ है, उसे लेकर तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की है ना? तुम मुझसे वादा करो, अब से चाहे जो भी हो जाए तुम अकेले घुटती नहीं रहोगी। ठीक है? बिल्कुल हूँ ग्रांट। अरे नाइन, यहाँ कैसे आना हुआ? सर, परिवार से अलग होने में, और उसके बाद भी आपने जो मेरी मदद की, उसी की बदौलत मैंने दलदली किनारे पर मेहनत करके ये सब कमाया है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा शुक्रिया है, प्लीज इसे रख लीजिए। नाइन, किसी बड़े बुजुर्ग को अपनों से छोटों से ऐसे तोहफे नहीं लेने चाहिए। तुम इसे वापस ले जाओ। अब जब मैं इसे यहाँ तक ले ही आया हूँ तो वापस ले जाने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। अगर आप इसे कबूल नहीं करेंगे तो मैं इसे यहीं फेंक दूंगा। अरे अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक है। जब तुम अपनी शादी की दावत दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा शगुन का लिफाफा दूंगा। तो फिर तय रहा। गांव में ग्रांट की बात का आज भी बहुत वजन है। चाहे जेड से शादी करना हो या बक के साथ समुद्र में जाना, अगर उनका आशीर्वाद नहीं मिला तो चीजें उलझ सकती हैं। अभी के लिए चलो बक को ढूंढते हैं और समुद्र की तरफ निकलते हैं। अच्छा, तो बेटा, मैंने सुना है कि कल तुमने 1000 पाउंड से ज्यादा येलो क्रोकर मछली निकाली है। कहाँ से पकड़ी उसे? इतनी अच्छी चीज हाथ लगी है तो थोड़ा बांटना तो बनता है ना? नाइन, मुसीबत आ गई। फ्रैंक यहाँ है। ये लोग दिन ब दिन घाट पर मंडराते रहते हैं और मछुआरों की खून पसीने की कमाई पर पलते हैं। अब ये हमारे पीछे आए हैं, जिसका मतलब है कि किसी को हमसे जलन हुई है। तुम्हारे कानों में रुई हंसी है क्या? हमारे बॉस तुमसे बात कर रहे हैं। तुमने सुना नहीं फ्रैंक ने क्या कहा? हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। मैं अपनी मछली पकड़ता हूँ, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? मुझसे क्या लेना देना? जरा जाकर आसपास पूछो। इस घाट पर हर कोई मेरी इज्जत करता है। कल जब मेरे लड़के आसपास नहीं थे, तुम पूरी नाव भरकर येलो क्रोकर ले आए और तुम्हें लगा कि तुम इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे। हूँ तुम दोनों की हिम्मत तो देखो। अरे वाह, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हथियार उठा रहे हो। उम्र में भले ही छोटे हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है। फ्रैंक से जुबान लड़ाने से पहले तुमने अपनी औकात जानने की कोशिश भी नहीं की। अब भुगतो इसका अंजाम। अगर मरने से डर नहीं लगता तो एक कदम और आगे बढ़ाकर दिखाओ। तुम सब पीछे ही रहो। जिसकी भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई, पहले मैं उसे ही मजा चखाऊंगा। ओहो, जरा इन दोनों पिद्दी से लड़कों को तो देखो। तुम लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं हो क्या? बक, इसे संभालो, खुद को बचाना मत भूलना। तुम खुद को संभालो वहां और चोट मत खा लेना। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने आदमियों से कहो कि पीछे हट जाएं,
वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा हाथ फिसल गया तो क्या होगा। कोई नहीं हिलेगा। धत्त तेरे की, आजकल के ये लौंडे लपाट एकदम पागल हो चुके हैं, कहीं से भी ऐसे हथियार निकाल लेते हैं जैसे कोई आम बात हो। अबे ओ छोकरे, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ। ये मत सोचना कि तू हाथ में कोई पुराना सा भाला पकड़े है तो मैं तुझसे डर जाऊंगा। अगर तुझमें दम है तो मुझे छोड़, अगर मैंने तुझे नहीं छोड़ा तो तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। देखना चाहता है क्या? देखो भाई, हम यहाँ कोई पंगा करने नहीं आए हैं। हमने बस तुम्हें इतनी सारी येलो क्रोकर मछली पकड़ते देखा तो सोचा आकर जरा पूछ लें। मैंने इसे कहाँ से पकड़ा, ये तुम्हारे बाप का बिजनेस नहीं है, या फिर मुझे तुम्हें अपने बाप की तरह हर बात का जवाब देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। चलो ठीक है भाई, मत बताओ। इसके लिए सॉरी यार, ये चीज़ दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं समझती। तुम क्यों नहीं इसे नीचे उतार देते और फिर हम आराम से बात करते हैं। नान, इसे बिल्कुल मत छोड़ना, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे ये तुरंत पलटेगा और हमारे पीछे पड़ जाएगा। सुना तुमने, मेरा ये दोस्त कह रहा है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तो फिर अब इसका क्या किया जाए? तो फिर क्या, आज सच में तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत हो गई? ड्रैगन बे के लड़के, मुझे आजमा कर देख ले, तुम यहाँ मछली पकड़ने आए हो या लड़ाई करने? मेरे इलाके में आकर हथियार निकाल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। और फ्रैंक, तुम्हें सच में लगता है कि ये डॉग अब तुम्हारा हो गया है, फिर से लोगों को लूटने लगे ना? डाल्टन, भाई, इस भाले को नीचे रखो। अगर ये मामला मर्डर तक पहुंच गया तो तुम भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। अगर मैं इसे अभी छोड़ दूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये तुरंत फिर से मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा? मैं तुम्हें जुबान देता हूँ, जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे इसकी हिम्मत नहीं होगी कि ये फिर से कोई बकवास करे। मेरी जुबान पत्थर की लकीर है, दफा हो जाओ यहाँ से छोटे कमीने। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? फ्रैंक, अगर तुम अपने आदमियों को काबू में नहीं रख सकते तो फिर तुम्हारी जगह मैं ये काम करूंगा। ठीक है बेटा, तू बस रोक, ये हिसाब मैं तुझसे बाद में चुकता करूंगा। चलो भाई लोग, यहाँ से निकलते हैं। चलो, ये लफड़ा तो सुलझ गया, अब समंदर की तरफ चलते हैं। भाई, मैंने अभी अभी तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है तो क्या तुम्हारे मुंह से मेरे लिए थैंक्स का एक शब्द भी नहीं निकलेगा? मैं तुम्हें थैंक्स क्यों बोलूं? अगर मुझे सही से याद है तो यहाँ आने वाले हर मछली व्यापारी को अपनी कमाई का 10% तुम्हें देना पड़ता है और बदले में तुम्हें मछुआरों को सेफ रखना होता है। ये तो बस इत्तेफाक था कि फ्रैंक मेरे पीछे पड़ा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या उसे चुपचाप ये नुकसान नहीं झेलना पड़ता? चलो, तुम्हारी बात भी सही है भाई, पर अगली बार ऐसा कुछ हो तो ऐसे गुस्से में कदम मत उठाना, बल्कि आकर मुझसे मिलना। अरे वाह नैन, तुम तो वहाँ एकदम निडर थे। एक थप्पड़ में फ्रैंक चारों खाने चित हो गया और तुम तो डाल्टन के सामने भी पीछे नहीं हटे, तो फिर मैं और करता भी क्या। चलो भाई, अब निकलने की तैयारी करते हैं। नैन, तुम सच में कमाल हो, तुम जहाँ भी कहते हो कि मछली है वहाँ सच में मछली निकलती है। मछलियाँ तो मैं ढूंढ सकता हूँ, पर इससे भी बड़ा शिकार करने के लिए सिर्फ ये गियर काफी नहीं होगा। नैन, हमें ऑलरेडी इतनी भारी तादाद में मछलियाँ मिल चुकी हैं, फिर भी तुम उदास क्यों दिख रहे हो? तुम्हारे अंदर कोई लालसा ही नहीं है, इतनी सी मछली मिली नहीं कि तुम उतने में ही खुश हो गए। नैन, तुम तो जानते ही हो कि हालात क्या हैं। हमारे पास पहले से ही मछलियों के इतने सारे क्रेट्स भरे पड़े हैं, उन मछुआरों के मुकाबले जो समंदर में जा तक नहीं पा रहे हैं, हम तो उनसे कोसों आगे हैं। जल्दी करो जल्दी, वो बैग जो मैं पहले लाया था जरा मुझे पकड़ाओ। नैन, इस बैग में ऐसा क्या है? ये तो बहुत भारी है, कम से कम 40 या 50 पाउंड का तो होगा ही। रुको, मैं तुम्हें अपना खजाना दिखाता हूँ। अरे बाप रे, क्या ये सोनार है? इसकी कीमत तो कम से कम 600 या 700 डॉलर होगी। जाओ, इस जाल को बदलकर वो नायलॉन वाला जाल लगा लो। चलो, थोड़ा और आगे चलते हैं और बोट को उस डायरेक्शन में मोड़ो, फिर हम सोनार को पानी में डालेंगे, समझ गया? अरे वाह नैन, अगर तुम्हारा ये सोनार न होता तो आज हमें इतनी बड़ी तादाद में मछलियां कभी न मिलती। ये तो आराम से 1000 पाउंड से भी ज्यादा मछली है। बिल्कुल नैन, तुम सच में अनरियल हो। अभी भी स्क्रीन पर इतने सारे सिग्नल्स आ रहे हैं जहां हम गए भी नहीं हैं। अफसोस कि बोट पहले ही पूरी भर चुकी है, तो अब वापस चलने का टाइम हो गया है। चलो सब सामान समेटो। वो कमबख्त छोटा कमीना जो भी हो, पर मैं अभी भी उसकी सौतेली माँ हूँ। सैम, देखो तो उसने हरकत की है, उसे देखो। अच्छा, अब बहुत हुआ, तुम दोनों पहले उस लड़के को उकसाने गए ही क्यों थे? सैम, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है? क्या हम उस लौंडे से खुद पंगा लेने गए थे? वो लोग तो रोज ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और अगर तुमने हम दोनों को ठीक से गोश्त और बढ़िया चावल खाने दिया होता तो भला मैं उसे परेशान करने जाती ही क्यों? तुमने मुझसे शादी करते वक्त क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि मैं एक आराम और सुकून की जिंदगी जीऊंगी, और अब इसे देखो, वो मेरे मुंह पर आकर मुझे धमकाता है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम एक शब्द बोल सको। क्या गांव के मुखिया ने तुम दोनों से पहले ही नहीं कहा था कि अगर ये बात ज्यादा बढ़ गई तो तुम दोनों में से कोई भी बच नहीं पाएगा? इसलिए अब इस बात को यहीं खत्म करो, ठीक है? तुम बस देखते जाओ, देर सबेर मैं तुमसे ये हिसाब चुकता करके रहूंगी। नैन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सच में बहुत अमीर हो जाएंगे, दिन का 1000 डॉलर से ज्यादा कमा रहे हैं। तुम चाहे जहां जाकर पूछ लो, बाहर ऐसा कौन है जो हमसे ज्यादा कमाता है। हाँ, देखो तो तुम कितने एक्साइटेड हो रहे हो। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि जब पैसा आ जाए तो उसे हर जगह मत दिखाओ, वरना तुम फालतू में गलत लोगों की नजर में आ जाओगे? भला ऐसे पैसे को कौन मना कर सकता है? अब से कुछ मत कहना भाई, मैं तो तुम्हारे साथ ही जुड़ा हूँ, यहाँ तक कि मेरे डैड भी मुझे इससे पीछे नहीं हटा सकते। हाँ, बक, नैन, बक, रिकी, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने सुना कि तुम दोनों समंदर पर गए थे
और इत्तेफाक से आज रात एक गेम होने वाला है, तुम दोनों भी आकर ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? ओह, मेरी पिछली जिंदगी में ये रिकी एक नंबर का ठग था और अब ये साफ साफ मेरे इसके जाल में खुद चलकर आने का इंतजार कर रहा है। नहीं भाई, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, तुम लोग हमारे बिना ही मजे करो। हाँ, आज रात नहीं, हम दोनों अभी अभी वापस आए हैं और एकदम थक कर चूर हो चुके हैं। अरे यार, ऐसे मत करो, शहर से कुछ अमीर बकरे इस गेम में आ रहे हैं। रिकी, तुम ऐसे आसान पैसे को हाथ से नहीं जाने देना चाहोगे। मैं तमीज से जवाब दे रहा हूँ, तो बात को यहीं तक रखो, इसे और आगे मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है, अगर नहीं खेलना तो मत खेलो, फिर कभी सही। ये खुद को समझता क्या है जो ऐसे भाव खा रहा है? इससे बेहतर है कि जाकर बॉस को रिपोर्ट करूं कि ये दोनों झांसे में नहीं आ रहे हैं। एक मिनट, तुम दोनों इतनी रात गए अभी तक जाग क्यों रही हो? अजी, आप अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए हम चैन से सो नहीं पा रहे थे, तो सोचा आपका इंतजार कर लें। अच्छा, तो अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम दोनों हमेशा ऐसे ही इंतजार करती रहती? ये तो बेवकूफ़ी है। चलो, अब बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। जेड, तुम अंदर क्यों आ रही हो? क्या आप मेरे बाल संवार देंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया? नहीं जेड, बात क्या है? तुम्हें किसने परेशान किया? क्या आईवी घर आई थी या वो कैरन का पति था? किसी ने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे बस अपनी मम्मी की याद आ रही है। जब मैं छोटी थी तो वो इसी कंघी से मेरे बाल संवारा करती थीं। और उसके बाद जेड, मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर से तुम्हें देख रही तुम्हारी मम्मी तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहेंगी। वो तो बस यही चाहेंगी कि तुम खुश रहो। एक दिन हमारे आसपास ढेर सारे बच्चे दिन भर दौड़ते भागते रहेंगे। किसने कहा कि मुझे आपके साथ ढेर सारे बच्चे चाहिए? मैं तो एकदम थक कर चूर हो जाऊंगी। पर अगर आपको बच्चों से इतना ही प्यार है तो हमारे 7 बच्चे हो सकते हैं। अरे बाप रे, 7 तो बहुत ज्यादा हैं। 6 रख लें तो कैसा रहेगा? हमारे कितने बच्चे होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम साथ में खुश हैं, बस वही मायने रखता है। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। जेड, तुम ये क्या कर रही हो? शिश, चुप रहो वरना लड़कियां सुन लेंगी। वो दोनों नहीं आए, तुम एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं संभाल सकते, फिर तुम मेरे किस काम के हो? मुझे भी नहीं पता, अमूमन तो बुलाते ही तुरंत आ जाता है, पर इस बार वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तो तुमने और जोर क्यों नहीं डाला? अगर तुम उसे यहाँ लेकर नहीं आओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो येलो क्रोकर कहाँ से आई थी? वो पूरी बोट हजारों डॉलर की थी। हमें हर हाल में ये पता लगाना होगा कि इन दोनों छोटे लफंगों को वो सारी येलो क्रोकर मिली कहाँ से। अगर हमें वैसी एक पूरी भरी हुई बोट मिल जाए तो हम पूरे गैंग की जिंदगी सेट हो जाएगी। पर डाल्टन का क्या करेंगे? अरे वो तो कुछ भी नहीं है, एक बार सही मौका आने दो, मैं उससे भी निपट लूंगा। बक, रिकी कल रात फिर से तुम्हें परेशान करने तो नहीं आया था ना? नैन, उसकी चिंता मत करो, तुमने मुझे पहले ही उसके बारे में सावधान कर दिया था। अगर मैं अभी भी उसकी बातों में आता तो महामूर्ख कहलाता। बढ़िया, चलो अब देर हो रही है, जल्दी से समंदर में चलते हैं और कोशिश करते हैं कि रात होने से पहले वापस आ जाएं। बक, यहाँ चारा डालो, इसके लिए बड़े जाल का इस्तेमाल करो। बक, इस जगह को हाथ वाले जाल से समेट लो। बक, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। नैन, तुम हमेशा इस काम में इतने माहिर कैसे रहते हो? कभी मुझे भी सिखाओ यार, मैं भी इसमें और बेहतर होना चाहता हूँ। ये थोड़ी बहुत मछलियाँ तो एकदम सस्ती वाली हैं, इनसे तो दांत का गैप भी नहीं भरेगा। हे बक, नाव को दक्षिण पूर्व की तरफ करीब 500 मीटर ले चलो। चलो चलकर देखते हैं, क्या मैंने कुछ गलत देखा? नैन, हम पहुंचने वाले हैं। बक, तुम्हें वो छोटा सा टापू दिख रहा है? चलो वहीं चलते हैं। नैन, जल्दी मत मचाओ, मैं जितनी तेजी से हो सकता है नाव चला रहा हूँ। ये बहुत थका देने वाला काम है। अच्छा हुआ कि हवा हमारे खिलाफ नहीं चल रही है, वरना खुदा जाने हम कहाँ पहुँचते। ये छोटा टापू इतनी दूर है कि ये बोट बस यहीं तक का भार झेल सकती है, इससे और आगे गए तो एक मामूली सी बड़ी लहर भी हमें पलट देगी। बक, जाल फेंको और खींचना शुरू करो। नैन, क्या हम पहले चारा नहीं डालेंगे या सोनार का इस्तेमाल नहीं करेंगे? इतने सवाल पूछना बंद करो, जब मैं कहूँ तो बस जाल फेंक दिया करो। अरे ठीक है, मैं तो बस पूछ रहा था, जैसा तुम कहो। नैन, तो अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, जब तक मैं तुम्हें जाल खींचने को ना कहूँ तब तक रुको, तब तक ये लॉलीपॉप खाओ। अरे वाह, नैन के साथ रहने का असली फायदा तो यही है, हमने एक दिन में इतनी सारी मछलियां भी पकड़ लीं और मेरे पास लॉलीपॉप के मजे लेने का टाइम भी है। चलो जाल ऊपर खींचो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। इसके तुरंत बाद हम दूसरा जाल फेंक रहे हैं। नैन, कुछ फंसा है, बहुत बड़ा है, मुझे पता है, खींचो इसे, ये तुम्हारा ही है। नामुमकिन। ओ भाई साहब, नैन हम तो मालामाल हो गए, हम सच में बहुत अमीर हो गए। जश्न मनाना बंद करो, पहले इसे ऊपर उठाओ। चलो दूसरा जाल जल्दी से नीचे डालते हैं। नैन, तुम सच में कमाल हो, तुमने ऐसी जगह ढूंढ ही ली। ये बकवास बंद करो, दूसरा जाल फेंको। नीचे अभी और भी मछलियां हैं, वहां कम से कम 10,000 पाउंड मछली और होगी, पर हमारी बोट बहुत ज्यादा छोटी है, अगर हम ये सब समेट पाते तो हम पल भर में उम्मीद से ज्यादा अमीर हो जाते। बक, तुम यही मछली पकड़ते रहो, मैं उस टापू की तरफ जा रहा हूँ। नैन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हम नीचे वाली येलो क्रोकर को अब और नहीं पकड़ेंगे? क्या मैंने तुमसे अभी नहीं कहा था कि तुम यही मछली पकड़ते रहो? वैसे भी यहाँ सिर्फ येलो क्रोकर ही इकलौती कीमती चीज नहीं है, थोड़ा बड़ा सोचो। सचमुच यहाँ पास में ही बड़ा खजाना है, जब तक नई बोट नहीं आ जाती तब तक मुझे इसी आसपास की चीजों से काम चलाना होगा। ये एबेलोन कम से कम आधा पाउंड का तो होगा ही, ये आराम से $100 में बिकना चाहिए। हाँ, मेरी तो सच में लॉटरी लग गई, जल्दी करनी होगी। 100, ये और 100, बस हाथ बढ़ाओ और आंख बंद करके बटोर लो, और ये एक और 100।
नैन, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं तो बोट से उतरकर तुम्हें ढूंढने ही आने वाला था। इसमें क्या है? ये तो पूरा खचाखच भरा दिख रहा है। ये सामान असली माल है। एबलोन? एबलोन? वो भी इतने बड़े बड़े? नैन ने जितने एबलोन बटोरे थे वो सिर्फ गिनती में ही ज्यादा नहीं थे, बल्कि उनमें से हर एक साइज में भी बहुत बड़ा था। क्या गजब का मुनाफा है। चलो अब देर हो रही है, वापस चलते हैं। समझ गया नैन। क्या हम ये सब बाद में मछली व्यापारियों को बेचने वाले हैं? वो व्यापारी इतना सारा माल नहीं संभाल पाएंगे। मैं कुछ और जुगाड़ करूंगा। नाव ध्यान से चलाना। बोट पर इतनी सारी मछलियां लदी हैं, तो अब किसी बेवकूफ़ी की वजह से नाव पलट मत देना। समझ गया नैन। मैं एकदम कंट्रोल में रख रहा हूँ। अरे ये क्या चीज़ है? अपनी बकवास बंद करो। क्या मैंने तुमसे अभी नहीं कहा था कि ध्यान से चलाओ? नहीं नैन, देखो यहाँ ये क्या हो रहा है। क्या वो सोना है बक? देखो, क्या वो कोई इंसान है? अरे नैन, वो सच में कोई इंसान है। कहीं वो मर तो नहीं गया? क्या हमें नाव को उसके बगल से मोड़कर निकल जाना चाहिए? मेरे डैड हमेशा मुझसे कहते थे कि समंदर में कोई लाश मिल जाए तो बहुत पनौती लगती है। बहुत बातें हो गईं, अब इसे ऊपर खींचो और देखो। अरे रुको, ये तो डाल्टन है। डाल्टन की नाव इस तरह चकनाचूर हो गई है, और ये साफ साफ लहरों की वजह से नहीं हुआ है। लगता है वो किसी भारी मुसीबत में फंस गया था। उसे छोड़ो, पहले इसे बाहर निकालो। डाल्टन, घबराओ मत। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? मैं और मेरा दोस्त यहीं से गुजर रहे थे, तभी तुम हमें दिखे। ओह, तुम दोनों हो, थैंक यू। डाल्टन, वहाँ सच में हुआ क्या था? क्या तुम्हारी बोट में लोहे के सरिये नहीं लगे थे? फिर इसका ऐसा हाल कैसे हो गया? जिसने भी मेरे साथ दगाबाजी करने की हिम्मत की है। खबर है कि डाल्टन ने गलत लोगों से पंगा ले लिया था, और कुछ ही सालों में वो गायब ही हो गया। वैसे यहाँ बारूद की गंध भी आ रही है। ये मामला जितना दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कभी कोई मुसीबत आए तो बस मेरा नाम ले देना। अरे कोई बात नहीं, जो कोई भी होता यही करता। वैसे तुम्हें अपनी कमर पर लगी वो चीज़ छिपा कर रखनी चाहिए, कहीं गलती से चल न जाए। अरे डाल्टन, तुम इन ड्रैगन बे के दोनों लड़कों के हत्थे कैसे चढ़ गए? हाँ, कितनी अजीब बात है। हे भगवान, येलो क्रोकर, ये तो पूरी की पूरी येलो क्रोकर मछली है। भाई, अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो डाल्टन विलेज में आकर मुझसे मिलना। बाप रे, यहाँ कम से कम कई हजार पाउंड येलो क्रोकर होगी। मेरे ख्याल से कम 3000 पाउंड। नैन, अब हम क्या करें? 1000 पाउंड अलग रख लो, उसे मैं शहर ले जाऊंगा। बाकी बची मछलियाँ सीधे $250 पाउंड के हिसाब से बिकेंगी। कोई मोल भाव नहीं होगा। भाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ये सारी मछलियाँ कहाँ से पकड़ी? टाइम वेस्ट करना बंद करो। तुम्हें मछली चाहिए या नहीं? अगर नहीं चाहिए तो रास्ते से हटो। ठीक है, मैं 300 पाउंड ले लेता हूँ। मुझे जल्दी जाकर फ्रैंक को ये बात बतानी होगी कि डाल्टन न सिर्फ बच गया है, बल्कि इन दोनों लॉन्डो की फिर से चांदी हो गई है। भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे। $6000 से भी ज्यादा। ठीक है, बाकी बची 1000 पाउंड मछली हम यहाँ नहीं बेच रहे हैं। आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। बक, जाओ जाकर एक ट्रक ढूंढो, मैं बाकी माल शहर ले जाऊंगा। समझ गया बक। हम ये पैसे अभी आधे आधे बांट सकते हैं, या फिर जब मैं बाकी माल बेच कर आ जाऊं तब एक साथ हिसाब कर लेंगे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। नैन, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम न होते तो मैं एक चवन्नी भी नहीं कमा पाता। पहले तुम ये पैसे लेकर शहर जाओ, क्या पता वहां तुम्हें कुछ खरीदना पड़ जाए। ठीक है, मैं जब वापस आऊंगा तब हम मिलकर पूरा हिसाब कर लेंगे। इस बार तुम गांव वापस जाओ और कुछ ऐसे लोगों को ढूंढो जिन पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। नैन, मेरे भाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, आजकल हमारे सरकारी रेस्टोरेंट का बिजनेस एकदम चकाचक चल रहा है। हर एक कस्टमर आके सीधे सी फूड ही मांगता है। मैं तो तुम्हारा ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे क्रिसमस का करते हैं। मैं ये सारी येलो क्रोकर और एबलोन खरीद लूंगा। नैन, अब से तुम जो भी माल लाओगे मैं तुम्हें मार्केट का सबसे ऊंचा रेट दूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? डील पक्की? इस बेकार की नौकरी में टिके रहने का क्या फायदा? समंदर में मछली पकड़ने का बस एक चक्कर ही मेरी कई सालों की सैलरी के बराबर पैसे दे देता है। ओह, और हाँ, कुछ दिनों में कुछ बड़े वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। तुम्हारे रहते भाई, तुम्हारी ये येलो क्रोकर और एबलोन मेहमाननवाजी का मजा दोगुना कर देंगे। पर नैन, वो बड़े बाबू अपने जन्मदिन पर एक बहुत ही शानदार दावत चाहते हैं, और मैं सोच रहा था कि क्या तुम उसके लिए कुछ एकदम स्पेशल ढूंढ सकते हो? रीड, सच कहूं तो मैंने बर्थडे की दावत की मेन डिश के बारे में पहले ही सुन लिया था, और मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक चीज है। क्या तुम सीरियस हो नैन? तुम सच में ऐसा क्या लाने का सोच रहे हो? उसे अभी के लिए राज ही रहने देते हैं। अगर मुझे सही से याद है तो उनका बर्थडे 5 जुलाई को है ना? मैं 2 हफ्ते पहले ही खबर भिजवा दूंगा। अगर मुझे वो चीज़ मिल गई तो मैं सीधे तुम्हारे पास ले आऊंगा, वरना तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो ठीक है भाई, मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर तुम कोई बढ़िया चीज़ हाथ लगा पाए तो मैं तुम्हें मार्केट रेट से सीधे दोगुना दाम दूंगा। मैं इस काम के लिए पूरे भरोसे तुम्हारे ऊपर हूँ। डील पक्की? हाँ, डील पक्की। बक का हिस्सा अलग निकाल कर भी अब उसके नाम पर करीब $8000 जमा हो चुके थे। कुछ और पैसे बचते ही वो जेड को एक बहुत ही शानदार और बड़ी शादी की दावत देगा जिसकी वो हकदार थी। वो इसी के लायक था। साले कमीने, वहीं रुक जाओ, उसे भागने मत देना। जी सर। अरे वाह, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार है। प्लीज मेरे पीछे मत आओ। जासूस मार्श वही कैसे हो सकते हैं? ऑफिसर, पास के पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करने में मेरी मदद करो। ये गैंग बहुत खतरनाक है। सर, मुझे ये सब पहले से पता है, बस वहीं रुक जाओ, उसे दबोच लो, भागने मत देना। क्या बात है? जब तुम गली के मोड़ पर पहुंचो तो चाहे जो हो जाए पश्चिम की तरफ मत जाना, बल्कि पूर्व की तरफ भागना। तुम्हें हर हाल में पूर्व की तरफ ही जाना है। अबे लड़के, तुम दोनों अभी चुपके चुपके क्या फुसफुसा रहे थे?
मुझे नहीं पता, सच में मुझे कुछ नहीं पता। वो आदमी बस भागता हुआ आया, मुझसे टकराया और फिर खुद ही भाग गया। वो पुलिस के जल्दी आने के बारे में कुछ कह रहा था। क्या? धत्त तेरे की, मुझे नहीं लगा था कि वे इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। सब लोग अभी उसका पीछा करो। लड़के, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या बोलना है और क्या नहीं। अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। मुझे पता है। सब लोग जल्दी करो, उसे भागने मत देना। इन्हें तो अपना काम ठीक से खत्म करना भी नहीं आता। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम सब पकड़े गए। उफ ऑफिसर, डिटेक्टिव मार्श ने मुझे आप सबको वार्न करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये स्मगलिंग गैंग पूर्वी इलाके के कंस्ट्रक्शन रोड पर है और इस वक्त वे डिटेक्टिव मार्श का पीछा कर रहे हैं। आपको तुरंत पुलिस वालों को वहां भेजना होगा। क्या? इसके अलावा क्लाउड ड्रैगन प्लाजा के पास भी उनका एक और ठिकाना है। वहां जल्दी पहुंचो और उन्हें भागने मत देना। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये भी मुझे डिटेक्टिव मार्श ने ही बताया था। अच्छा, समझ गया। सर, आपका नाम क्या है? एक बार ये केस बंद हो जाए तो हमें बयान के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरा नाम बक है, मैं वांग फैमिली बे में रहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगा कि तुम मुझे वार्न कर दोगे? चलो देखते हैं कि पहले मुसीबत में कौन पड़ता है। पूर्व, याद रखना, चाहे जो हो जाए उसे पूर्व की तरफ ही जाना था। छोड़ो इसे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी जान ही जाएगी ना। पर उसने ऐसा कहा है तो इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। वो आदमी जो पहले था, क्या तुमने उसे देखा? कोई आइडिया नहीं। हम कब से इन जंगलों में छिपे हैं पर यहाँ एक परिंदा भी नहीं दिखा। ये तो अजीब है। यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर वो इन जंगलों में नहीं भागा तो और कहाँ जा सकता है? बॉस, वो आदमी जो पहले था, क्या वो उस गली में तो नहीं छिप गया? ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी। अगर उन्होंने उसे यहीं छिपते हुए पकड़ लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो तो बंद गली है, धत्त तेरे की। वहां तो कोई बेवकूफ ही छिपेगा। बहुत बातें हो गईं, अब उसे ढूंढो। वो इसी जंगल में कहीं न कहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो हम सब खत्म। शुक्र है कि किसी समझदार इंसान ने उसकी मदद की थी और इस वजह से वो इस मुसीबत से बच निकला। तो आप यहाँ हैं छोटे भाई। आपकी बोट लगभग तैयार है, करीब एक हफ्ते में आ जाएगी। बढ़िया। चीफ डॉब्सन की बर्थडे पार्टी अगले महीने थी और उसके हिसाब से टाइमिंग एकदम परफेक्ट बैठ रही थी। छोटे भाई, साइकिल खरीदनी है क्या? ये 200 की एक है और इसके लिए किसी राशन कूपन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे 26 इंच वाली 3 साइकिलें दे दो। क्या? यहाँ ज्यादातर लोग जो साइकिल खरीदने आते हैं वो एक के लिए भी घंटों बहस करते हैं। मैंने कभी किसी को एक साथ 3 साइकिलें खरीदते नहीं देखा। 3 के लिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, 580 लगा दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है। अब वापस जाकर सोने का समय हो गया है। कल सुबह मैं बैंक अकाउंट खुलवाने जाऊंगा। आज का दिन बहुत बढ़िया था डिटेक्टिव मार्श। इस ऑपरेशन में 127 सस्पेक्ट्स पकड़े गए हैं और लगभग 10 लाख डॉलर का माल मिला है। हमने उन सबको दबोच लिया। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने सारा माल कहाँ छिपा रखा था? डिटेक्टिव मार्श, क्या आपने ही उस लड़के को नहीं बताया था जिसने इसकी रिपोर्ट की? मैंने तो बस उसे मेरे लिए कॉल करने को कहा था। इसके अलावा मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। वो लड़का पक्का कुछ न कुछ छिपा रहा था। वैसे क्या वो रिपोर्ट करने वाला लड़का अभी भी यहीं है? वो तो रिपोर्ट करने के तुरंत बाद ही चला गया। स्टेशन के ऑफिसर उसका बयान लेना चाहते थे पर वो अब कहीं मिल नहीं रहा है। आसपास के गांवों में चेक करो और जैसे ही वो मिले मुझे तुरंत बताओ। ये पूरा मामला बहुत अजीब था, पर अगर उसकी मदद न मिली होती तो शायद वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठता। 9, ये वही साइकिलें हैं ना जो तुमने खरीदी हैं? भाई साहब, कितनी शानदार हैं ये। ये मेरी पत्नी और मेरी दोनों बहनों के लिए हैं। अरे बाप रे, ये कितनी खुशकिस्मत हैं। देखो, अपने परिवार से अलग होने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। जिंदगी दिन ब दिन और बेहतर होती जा रही है। शुक्रिया आंटी ली, अब मैं चलती हूँ। जय, तुम्हें कोई खुशबू आ रही है क्या? बहुत ही लाजवाब खुशबू है। क्या 9 इतनी जल्दी वापस भी आ गया? इतनी बेहतरीन खुशबू, ऐसा खाना तो बस 9 ही बना सकता है। चलो चलकर देखते हैं। तुम वापस आ गए? अजी सुनते हो, तुम फिर से अकेले खाना क्यों बना रहे हो? अगर बाहर किसी को इस बात का पता चला तो कितनी शर्म की बात होगी। अब से तुम्हें रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही जेड शहर से आई थी लेकिन दिल से वो अभी भी पुरानी सोच वाली थी। उसका मानना था कि अपने पति से खाना बनवाना एक शर्मनाक बात है। अरे वो ठीक है, आप लोग अभी तक वापस नहीं आए थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही कुछ बना लेता हूँ। ये लो, ये देसी मुर्गी खाकर देखो, खुशबू कमाल की है ना? 9, तुम पहले ही समुद्र में जाकर इतना थक चुके हो और ऊपर से अब तुम खाना भी बना रहे हो। अब तो हमें एक ताला ढूंढना ही पड़ेगा और आज से इस रसोई के दरवाजे को बंद रखना होगा। अरे रुको, हमारे घर पर ये 3 साइकिलें कहाँ से आ गईं? जब मैं शहर गया था तब मैं ये तुम सबके लिए खरीद कर लाया था। इसे चलाकर देखो तुम्हारे हिसाब से ठीक है या नहीं। ये तो बहुत महंगी होंगी। अजी सुनते हो, प्लीज इन्हें वापस कर दो। हाँ 9, तुम्हें सिर्फ अपने लिए एक खरीदनी चाहिए थी। हमारे लिए क्यों खरीदी? हमें इतनी महंगी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बात ऐसी नहीं है। अगर पैसे खर्च ही नहीं करने तो फिर पैसे कमाने का क्या फायदा? पैसे को अलमारी में रखने से वो कोई बच्चे थोड़ी ना पैदा करता है। तुम सबके लिए एक एक साइकिल है। अब काम पर जाना बहुत आसान हो जाएगा। इतनी दूर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। बस अब बात यहीं खत्म। आगे कुछ मत कहना। फैसला हो चुका है। ये खरीदी जा चुकी हैं। अब ये वापस नहीं हो सकती। और वैसे भी अगर हम इन्हें वापस करने जाएंगे तो वो शायद कुछ पैसे काट लेंगे। उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या वो पैसे काटेंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो बस अब बात खत्म।
अब तुम लोग मजे से इन साइकिलों को चलाओ। खाना खाने के बाद मैं तुम सबको बाहर साइकिल चलाना सिखाऊंगा। और जरा इन शर्ट्स को भी देखो, देखो ठीक से फिट आ रही हैं या नहीं। पॉलिस्टर की शर्ट्स, इनमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। मैंने एक अधिकारी से सुना था कि ऐसी एक पॉलिस्टर शर्ट $20 से ज्यादा की आती है। ये भी खरीदी जा चुकी हैं, इन्हें भी वापस नहीं किया जा सकता। जाओ इन्हें पहनकर देखो कि कैसी लग रही हैं। भले ही उसकी बहनें कुछ समय से अच्छा खाना मिलने के बावजूद अब भी थोड़ी कमजोर थीं, लेकिन उनके चेहरों पर थोड़ी रौनक लौट आई थी। अब पॉलिस्टर की शर्ट पहने हुए वो लगभग शहर की लड़कियों जैसी लग रही थीं, लेकिन उसकी खुद की पत्नी के सामने वो कुछ भी नहीं थी। ऐसा फिगर था उसका कि वो किसी फिल्म स्टार जैसी लग सकती थी। सच में मेरी तो लॉटरी लग गई। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। खुद को तुम्हें और देखने से रोक ही नहीं पाया। क्या बकवास किए जा रहे हो? लड़कियां अभी यहीं पर हैं। जेड, ये शर्ट तुम पर बिल्कुल जच रही है। ये तुम्हारे फिगर और तुम्हारी खूबसूरती दोनों को निखार रही है। बात उतनी बड़ी भी नहीं है जितना तुम बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो। मेरे पति मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है, अपने हाथ धो लो, खाना तैयार है। इसके बाद मैं तुम सबको साइकिल चलाना सिखाऊंगा। जेड, तुम इसे ठीक से नहीं चला रही हो। तुम्हें अपनी नजरें सामने रखनी होंगी, पूरे समय नीचे जमीन की तरफ नहीं देखना है। तो क्या हुआ? अगर तुम्हें चलाना आता है, कुछ और चीजें भी होंगी जिन्हें तुम कभी नहीं चला पाओगे। अब वो साफ तौर पर गुस्से में भुनभुना रही थी और उसे तीखी धमकियां दे रही थी। जेड, देखो तुम तो बिना बात के ही इतना भड़क रही हो। यहाँ आओ, आगे बैठो, मैं तुम्हें घुमाता हूँ। जेड, सामने रास्ते पर नजर रखो। आज रात जब हम वापस जाएंगे तब देखना। अरे जेड, सामने देखो, तुम गिरने वाली हो। अजी सुनते हो? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जेड, तुम्हारा पति कांच का नहीं बना है। ऐसे छोटे मोटे गिरने से मुझे कुछ नहीं होने वाला। चलो अच्छा है, तुमने तो मेरी जान ही सुखा दी थी। जेड, हिलना मत। क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए गले लगा सकता हूँ? ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सच में बहुत ही खूबसूरत एहसास था। अपनी पिछली जिंदगी में तो वो ऐसे किसी पल का सपना भी नहीं देख सकता था। अरे हाँ सुनो जेड, ये रही बैंक की पासबुक। पासबुक? हाँ, मैंने शहर में जो मछलियां बेची थीं, ये उसी के पैसे हैं जो मैंने खाते में जमा कर दिए हैं। जरा इसके जीरो तो देखो, पूरे $7,000। अरे बाप रे, अजी सुनते हो? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और ये तो तब है जब मैंने साइकिलें भी खरीद ली, वरना बक के साथ जो 2,000 बांटे हैं उसे छोड़कर हमारे पास पूरे $10,000 होते। क्या तुमने समुद्र के इस एक ही चक्कर में पूरे $10,000 कमा लिए? जेड, अब से ये पासबुक तुम ही संभाल कर रखोगी और इसका पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें सच में मेरा जन्मदिन याद है? अरे क्यों नहीं, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। अजी, ये सच में बहुत ज्यादा पैसे हैं। बेहतर होगा कि इन्हें तुम ही अपने पास रखो। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, अब से हमारे घर की तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथों में ही रहेगी। लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें तो मैं अपने हाथों में संभाल कर रखूंगा। अरे बस करो भी, भरी दोपहरी है और हम बाहर खड़े हैं। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? बस एक किस। जेड, मुझे आज रात को फिर से समुद्र में निकलना है। अच्छा ठीक है, बस एक ही। काश अभी रात हो गई होती। खैर छोड़ो इन बातों को। बक शायद उसका इंतजार कर रहा होगा। बेहतर होगा कि जल्दी से वहां पहुंचूं। बक, जिन लोगों को ढूंढने के लिए मैंने तुमसे कहा था, उनका क्या हुआ? तुम फिक्र मत करो। 9, सब लोग यहीं आ गए हैं। सब के सब एकदम भरोसेमंद लोग हैं। 9, हमें किस पर हमला करना है? जिस पर मैं कहूंगा उस पर। अरे अरे अरे, सुन तो सही। 9, तुमने तो अभी तक कुछ साफ साफ बताया ही नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? अच्छा ठीक है, मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पास के समुद्र तटों पर जाओ और वहां से रेजर क्लैम्स, स्कैलप्स और साथ में एबेलोन प्रॉन्स इकट्ठा करो। तुम लोग जितना भी माल लेकर आओगे, मैं तुम्हें उसके लिए बाजार भाव से 1.5 गुना ज्यादा दाम दूंगा। 9, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बाजार के भाव से 1.5 गुना ज्यादा? तुम चुप रहो, पैसों की चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ जो कुछ भी लगे बस ले आओ। तुम जितना भी लाओगे मैं सब खरीद लूंगा। तुम सब अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें डंडे से समझाऊं? हाँ ठीक है। 9, मैं अभी जाकर गांव में सबको बता देता हूँ। अब से हर सुबह सारा माल सीधे मेरे घर पहुंचा दिया करना। मैं घर पर ही इंतजार करूंगा। हाँ 9, हम ये सारा सामान इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? रोज मछली पकड़कर ही हम वैसे भी इतना अच्छा कमा रहे हैं। दरअसल जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, समुद्र किनारे का ये सी फूड बहुत जल्द पूरे देश में मशहूर होने वाला था और उसे वक्त से पहले ही अपनी तैयारी शुरू करनी थी। पैसे कमाने की तो कोई सीमा ही नहीं थी। मैं इस सब को सुखाकर ड्राई फ्रूट बनाने की सोच रहा हूँ और फिर इसे शहर में बेचूंगा। 9, तुम्हें ड्राई फ्रूट बनाना भी आता है? अच्छा, अब बहुत हुए सवाल जवाब। ये लो, तुम सबका हिस्सा जो मैंने तुम्हारे लिए बचाकर रखा था। अब इसे फालतू में मत उड़ाना। हाँ अच्छा, अब पागलों की तरह बत्तीसी दिखाना बंद करो। हमें आज भी समुद्र में निकलना है, समझ गया? 9, चलो चलते हैं। 9, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे, इन्होंने इतनी जल्दी हमें ढूंढ भी लिया। साफ बात है, कोई हमारी इतनी कमाई देखकर जल रहा है। बक, क्या तुम उस नाव को पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता
और जो भी उसे चला रहा है वो बिल्कुल नौसिखिया लग रहा है। नौसिखिया? जरूर फ्रैंक होगा। ये आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। अभी भी बहती गंगा में हाथ धोने की फिराक में है। बक, नाव को उत्तर पश्चिम की तरफ मोड़ो, 35 डिग्री पर पूरी रफ्तार से भगाओ। वहां टापुओं का एक झुंड है, हम उनके बीच से निकल जाएंगे। देखते हैं कि वो अब भी हमारा पीछा कैसे कर पाते हैं। समझ गया। सत्यानाश हो, वो गया कहाँ? अरे हम उन्हें नहीं पकड़ सकते, यहाँ हर तरफ टापू ही टापू हैं। और वो पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गए। खैर, उन दोनों ने हमें पक्का देख लिया था। चलो वापस चलते हैं और फ्रैंक को बताते हैं। वो इस बात के लिए हमें बहुत डांटने वाला है। अच्छा, तो फिर तुम खुद जाकर उनका पीछा क्यों नहीं कर लेते? वाह, 9 ने पीछा करने वाले इन छुटभइये गुंडों को कैसा सबक सिखाया। मजा आ गया। इन्हें तो अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं है। हाँ, अच्छा, अब ज्यादा हवा में मत उड़ो, चलो जल्दी से सीधे टापू की तरफ चलते हैं। हाँ, बक, बस यहीं पर जाल डाल दो, जो भी हाथ लगेगा देखा जाएगा। बाकी किसी बात की फिक्र मत करो, समझ गया? 9, डिटेक्टिव मार्श, हमारे पास एक खबर है उसी बक के बारे में। वो ड्रैगन बे का रहने वाला एक ग्रामीण है। ड्रैगन बे? क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो वांग फैमिली बे का रहने वाला है? इस बारे में तो हमें खुद भी पक्का नहीं पता, लेकिन जब हमने घर के रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड खंगाले तो पूरे इलाके में ड्रैगन बे ही इकलौती ऐसी जगह है जहां बक नाम का कोई बंदा रजिस्टर्ड है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। उसे खबर कर दो, मैं खुद बाद में वहां चक्कर लगाऊंगा। समझ गया सर। आखिर इस बक ने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई, और यहाँ तक कि उसने पहले ही कैसे अंदाजा लगा लिया कि उस रात क्या होने वाला है? इस आदमी से जुड़ी हर एक बात में कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर भी उस आदमी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे खुद जाकर उससे मिलना ही पड़ेगा। हे भगवान, इस काम का तो कोई अंत ही नहीं है। हम इस सारे माल को नाव पर खींच भी नहीं पा रहे हैं। कैसा चल रहा है सब? 9, इस बार तो छप्पर फाड़कर कमाई हुई है। खुद भगवान ही हम पे नजर रखे हुए हैं। साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा हुई है हम पर। यहाँ तक कि समंदर के देवता ने भी हमारी सुन ली है। अच्छा, बस इतनी सी बात से तुम इतने हैरान हो गए? आगे पैसे कमाने के ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। चलो पहले गांव वापस चलते हैं और इस खेप को बेच देते हैं। समझ गया, चलो चलें। ठीक है, हम इस बात की पूरी तह तक जाएंगे। क्या वो ड्रैगन बे प्रोडक्शन ब्रिगेड का वही बक था? आप फिक्र मत कीजिए, हम फौरन उसे ढूंढ निकालेंगे। डीकन, आखिर चल क्या रहा है? पुलिस हमें फोन क्यों कर रही है? चीफ डॉबसन, मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। दूसरी तरफ से जिस लहजे में बात की जा रही थी उससे तो यही लगता है कि ये बक नाम का आदमी किसी बड़ी मुसीबत में है। और वोंगजा टाउन की क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के हेड डिटेक्टिव मार्श ने खास तौर पर उसका नाम लेकर पूछा था। तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? उन्होंने ये भी कहा कि हमें हर हाल में उसे ढूंढना ही होगा। वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। ये अच्छा ठीक है, जल्दी से कुछ आदमियों को इकट्ठा करो, हम अभी के अभी वहां जा रहे हैं। जैसे ही हम वहां पहुंचे हमें उसे अपने काबू में करने की कोशिश करनी होगी। ड्रैगन बे वालों, तैयार हो जाओ। तुमने क्या कहा? शहर की पुलिस बक और 9 को गिरफ्तार करना चाहती है। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं? शहर के पुलिस अफसरों ने कई बार फोन किया है और खास तौर पर उनका नाम लेकर ही पूछा है। 1 मिनट रुकिए चीफ डॉबसन, वो दोनों हमेशा से शरीफ और ईमानदार रहे हैं। क्या यहाँ कोई गलतफहमी नहीं हो सकती? विलेज चीफ, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन किसी के दिल में क्या चल रहा है ये आप कभी नहीं जान सकते। इन दोनों ने इतना बड़ा कांड किया है और कानून यहाँ किसी पर रहम नहीं दिखाता। हाँ, बिल्कुल सही कहा विलेज चीफ। 9 और बक दोनों के दोनों ही, आप सिर्फ उन्हें देखकर ही बता सकते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। उन्होंने पहले भी लोगों पर हाथ उठाया है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। भला इस बात पर कौन यकीन करेगा? अगर आप ऐसे ही उनका पक्ष लेते रहे तो आप भी इस मुसीबत का हिस्सा बन जाएंगे। चुप रहो, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? क्या ये विलेज चीफ खुद अपराधियों को बचा रहा है और आप अभी भी इन दोनों की तरफदारी कर रहे हैं? वो भले लोग तो कतई नहीं हो सकते, ये तो पक्की बात है। अपनी धाक जमाने के लिए ये उसके पास एक सुनहरा मौका था। चीफ, माजरा क्या है? शहर की पुलिस 9 को क्यों गिरफ्तार करना चाहती है? हाँ चीफ, क्या यहाँ कोई गलतफहमी नहीं हुई है? अच्छा, तो ये अपराधियों का परिवार ही है ना? चलो मैं तुम सबको बता देती हूँ, इस बार 9 किसी भी हालत में बच नहीं पाएगा। जेड, तुम घबराओ मत, यहाँ जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। एक बार 9 और बाकी सबको वापस आ जाने दो, सब साफ हो जाएगा। कैसी गलतफहमी? 9 ने पक्का कुछ न कुछ गलत काम किया है, वरना पुलिस भला उसे क्यों गिरफ्तार करना चाहती? तुम लोग आखिर किसे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो? अब तुम क्या बकवास कर रही हो? हम तुम्हारे पति को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं और तुम भी एक नंबर के फसादी हो। ऐसा लगता है कि आज इस पूरे गंदे घोंसले का सफाया होने वाला है। बहुत हुआ, आज यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर 9 यहाँ से भागा तो यहाँ मौजूद हर एक इंसान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। 9 और बक वापस आ गए हैं, सब लोग मेरे साथ चलो, हमें उन्हें किसी भी कीमत पर भागने नहीं देना है। तो तुम दोनों ही वो हो जिन्हें 9 और बक कहा जाता है, क्यों? जेड, क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? अजी, सच सच बताओ कि हुआ क्या है? कम्यून के अधिकारियों ने ऐसा क्यों कहा कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करना चाहती है? मुझे गिरफ्तार करेंगे? कम्यून के अधिकारियों, ये देखिए 9 और बक यहीं पर हैं, इन्हें अभी के अभी पकड़ लो, मत उन्हें भागने मत देना। इन सबको कम्यून ऑफिस ले चलो।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा विरोध करो। मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन चलो एक बात साफ साफ समझ लेते हैं। तुम लोगों को इस तरह खुलेआम आकर मुझे गिरफ्तार करने का हक किसने दिया? तुमने कुछ गलत काम किया है, अब इसमें और कहने को क्या बचा है? नाइन और बक, तुम दोनों, बेहतर होगा कि तुम दोनों बिना कोई तमाशा किए चुपचाप कम्यून ऑफिस चलो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पैरों पर चलकर जाऊंगा। मुझे तुम्हारी इस तरह घसीटने की नौटंकी की कोई जरूरत नहीं है। जरा 1 मिनट रुकिए, क्या ये सब करना वाकई बहुत जरूरी है? आप लोग बार बार कहे जा रहे हैं कि मैंने कोई जुर्म किया है, लेकिन क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? इस तरह बिना बात के परछाइयों से डर रहे हो, जबकि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। अगर ये मामला पुलिस से जुड़ा था तो ये सिर्फ डिटेक्टिव मार्श की वजह से ही हो सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी तारीफ करने और उसे इनाम देने के लिए ढूंढ रही हो? तुम अभी उम्र में जितने छोटे हो, जिंदगी में कुछ न कर पाना तो एक अलग बात है, लेकिन अब जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटकी है, तब भी तुम साथ देने को तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुमने जो कुछ भी किया है, बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी सब सच सच उगल दो। अभी अपना गुनाह कबूल कर लो, तो इसे तुम्हारा आत्मसमर्पण माना जाएगा। सब साफ साफ बता दो, तो हम तुम्हारे साथ थोड़ी नरमी बरतेंगे, वरना एक बार जब उनके लोग यहाँ आ गए तो तुम्हारे लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। आप चाहते हैं कि मैं सब सच उगल दूं, तो कम से कम मुझे कोई वजह तो बताइए, वरना मैं किस बात का गुनाह कबूल करूं? ठीक है, गाड़ी और तेज भगाओ, एक बार कम्यून ऑफिस पहुंचने तो दो, फिर देखता हूं कि तुम कैसे नहीं बोलते। ये लड़का सच में एक टेढ़ी खीर था। अगर वो इस बात का पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, तो असली पुलिस के आने से पहले उसे इनसे सारा सच उगलवाना ही था। अंदर आओ और यहाँ बैठ जाओ। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी बड़ी जुर्रत करने की हिम्मत किसने दी? अगर ये एक कम्यून ऑफिस है, तो ये तुम्हारे उपद्रव मचाने की जगह नहीं है। आप लगातार इस बात पर अड़े हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है, तो मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। अभी कुछ देर पहले गांव वालों ने कहा कि तुमने आईवी पर हाथ उठाया है। वो क्या मामला है? अगर मुझे ठीक से याद है, तो क्या वो तुम्हारी सौतेली माँ नहीं है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ही उस परिवार से अलग हो चुका हूँ। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और वो मेरी पत्नी पर हाथ उठाने ही वाली थी। तो क्या इस बात के लिए मुझे उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए था? और मेरी दोनों बहनों का क्या? वो बुढ़िया तो उन्हें बेचने की फिराक में थी, जबकि वो अभी बालिग भी नहीं हुई हैं। इन सब बातों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये नाइन वाकई में कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन इस बात को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता था कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है। तो फिर तुम्हारे पास ये जो फालतू के इतने सारे पैसे हैं, इसका तुम क्या जवाब दोगे? ये सारे पैसे समुद्र में मछली पकड़ने से आए हैं। भला मछली पकड़ने के किस काम में इतने सारे पैसे मिलते हैं? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप खुद जाकर बंदरगाह पर लोगों से पूछ सकते हैं। वहाँ बहुत से लोगों ने ये देखा है। और आपको कम्यून का एक लीडर होने के नाते इस तरह बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि जब मन में आया हमारे गांव में आकर किसी को भी उठा लिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपकी ड्यूटी में एक बहुत बड़ी लापरवाही है? और पुलिस डिपार्टमेंट से आए उस फोन कॉल का क्या? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पुलिस ने हमसे संपर्क सिर्फ हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए किया था। ठीक है, अगर पुलिस अधिकारी यहाँ आते हैं और ये सच में सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ही है, तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। बहुत बढ़िया, तो फिर ये सौदा तय रहा। देख लेना, एक बार जब पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी तो तुम सबको अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। चीफ डॉब्सन, शहर के पुलिस अधिकारी आ गए हैं। वो यही हैं। नाइन, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ हमें कुछ नहीं होगा। चीफ डॉब्सन, मैंने सुना है कि तुमने उसे ढूंढ निकाला है। हाँ, हमने उसे ढूंढ लिया है। सुनने में आया था कि इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के लीडर के हर जगह बड़े ऊंचे संपर्क हैं, और उसे अपने सामने आए इस मौके का पूरा फायदा उठाना था। अरे डिटेक्टिव मार्श, आपका सफर बहुत लंबा था। उनके मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। क्यों ना आप पहले थोड़ा खाना खा लें और आराम कर लें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहाँ है? मुझे फौरन उसके पास लेकर चलो। डिटेक्टिव मार्श, आखिर उसने इस बार ऐसा क्या कांड कर दिया है? लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर रखा है। अंदर उसके साथ 4-5 आदमी तैनात हैं। अगर उसके पंख भी निकल आए तो भी वो वहां से उड़कर भाग नहीं सकता। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? बक, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ओह, ये तो सच में वही है। अगर पता होता कि बात ये है, तो वो ये सब बोलता ही नहीं। जरा 1 मिनट रुकिए डिटेक्टिव मार्श, क्या आपसे कोई गलती नहीं हो रही है? असली बक तो यहाँ ये सामने खड़ा है। बक, पिछली बार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उस दिन तुम नहीं होते तो मैं वहीं अपनी जान से हाथ धो बैठता। डिटेक्टिव, दरअसल मैं बक नहीं हूँ, असली बक तो ये है। मेरा नाम नाइन है। तुम बक नहीं हो? जी हाँ, बिल्कुल सही मायने में देखा जाए तो बक ये हैं। क्या तुम गांव में किसी को गिरफ्तार करने चले गए और यहाँ तक कि नाइन पर इतना बड़ा इल्जाम भी मढ़ दिया, उसे अपराधी तक कह डाला? तुम लोगों ने कभी अपनी बात साफ साफ बताई ही नहीं थी। इसमें हमारी क्या गलती है? क्या ये सब आपकी खुद की करतूत नहीं थी बॉस? डिटेक्टिव मार्श, सच कहूं तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आपने फोन किया और कहा कि हमें हर हाल में उसे फौरन ढूंढना ही होगा, इसलिए यहाँ पक्का कोई न कोई गलतफहमी हुई है।
गलत फहमी? तो फिर तुम दोनों के बीच खुद को लेकर कोई उलझन क्यों नहीं थी? ये आदमी यकीनन कोई असाधारण इंसान था और उसने उसकी जान भी बचाई थी। उसे तो पहले ही उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, और इसकी जगह अब उसने उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। क्या गजब ढा दिया डिटेक्टिव मार्श। मुझे सचमुच इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैंने तो बस वही किया जो आपने फोन पर कहा था। रास्ते में बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, और ये मेरी ही गलती है कि मैं अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाया और उसे बार बार अपराधी कहता रहा। डिटेक्टिव मार्श, ईमानदारी से कहूं तो इसमें असल में चीफ डॉब्सन की भी कोई गलती नहीं है। थोड़ी बहुत गलती मेरी और बक की भी है। हमें शुरू से ही सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था। इसलिए अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। वाह, ये आदमी तो साक्षात देवता निकला। कूट कूट कर दया भरी है इसके अंदर। मेरा तो रोने का मन कर रहा है। सर, ग्रेट रिवर कम्यून की तरफ से मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। इस बार सच में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। खैर, वो मामला तो अब सुलझ गया। वैसे मैं सोच रहा था कि क्या चीफ डॉब्सन को अभी भी वो शर्त याद है जो हम दोनों ने पहले लगाई थी? उसका ये कमबख्त मुंह, अगर उसे इतने सारे लोगों के सामने झुककर ऐसा करना पड़ा तो वो आगे कभी किसी से नजरें कैसे मिला पाएगा? 9। खैर ठीक है, वादा तो वादा होता है। मैं शर्त हार गया। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। मैं इसे अभी के अभी करता हूँ। अरे ठीक है चीफ डॉब्सन, हम दोनों समझदार और बड़े लोग हैं। क्या वाकई इसकी कोई जरूरत है? हम दोस्त हैं, है ना? सही कहा। हाँ 9, बेशक हम दोस्त हैं। हाँ, इसके बारे में कुछ मत कहो 9। मैं आज यहाँ सिर्फ अपना शुक्रिया जताने नहीं आया हूँ, बल्कि शहर की तरफ से सम्मान का ये बैनर और इनाम के पैसे देने आया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करो। अगर तुम नहीं होते तो इस तस्करी करने वाले गिरोह का पूरी तरह पर्दाफाश करने में हमें बहुत लंबा वक्त लग जाता। इस भरोसे के लिए आपका शुक्रिया। क्या बात है डिटेक्टिव मार्श? क्या कोई और बात भी है? 9, एक बात थी जो मैं तुमसे पूछना चाहता था। तुम्हें कैसे पता था कि उस रात मुझे पूर्व की तरफ भागने के लिए कहना है? और तुम्हें कैसे मालूम था कि उस स्मगलिंग गैंग ने अपना सारा माल कहाँ छुपा कर रखा था? अरे बाप रे, उस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ मदद करने पर था। उसने इस पहलू के बारे में तो जरा भी नहीं सोचा था। वो भला उसे कैसे बता सकता था कि उसका पिछला जन्म हो चुका है और वो पुनर्जन्म लेकर आया है? डिटेक्टिव मार्श, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि इस दुनिया में भविष्य जानने जैसी कोई चीज होती है? या और साफ शब्दों में कहें तो ज्योतिष या भविष्यवाणी? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने वाकई पहले से ही अंदाजा लगा लिया था? अगर सही मायनों में कहूं तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अरे बाप रे, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ये राज बस आसमान जमीन आपके और मेरे बीच ही रहना चाहिए। मैंने आपकी मदद करने के लिए कदम इसलिए बढ़ाया क्योंकि मैं किसी अच्छे इंसान का बुरा अंजाम होते नहीं देख सकता था। यह तो पहले से ही ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ जाता है। मैं समझ गया, मैं पूरी तरह समझ गया। तुम सच में बहुत असाधारण हो, साफ तौर पर कोई बड़े जीनियस हो। अब मैं इस कहानी को और ज्यादा नहीं खींच पाऊंगा। बेहतर होगा कि यहाँ से खिसकने का कोई मौका ढूंढूं। ठीक है, अगर कोई और बात नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। भला मैं तुम्हें खुद अपने पैरों पर वापस कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं यहाँ गाड़ी से ही आया हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इसकी कोई खास जरूरत नहीं लगती। क्या बकवास है, इसमें जरूरत न होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। 9, मेरे साथ आओ।